वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही तैयारी बताइए। तो पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम वापस लौट आए हैं अपने एक्ट के साथ में और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ लिमिटेशन एक्ट और वी आर स्टार्टिंग विद द लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट का दूसरा लेक्चर है। थोड़ा सा रिलैक्स होकर समझते हैं क्या है ये लिमिटेशन एक्ट, किस बारे में ये बात करता है, किस बारे में ये समझाता है आपको। सो लेट्स अंडरस्टैंड द लिमिटेशन एक्ट। लास्ट क्लास में हमने समझा था व्हाट इज कॉज ऑफ एक्शन, वाद हेतु क्या होता है। फिर हमने समझा था कि प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन क्या है, प्रारंभिक आपत्ति क्या है, हमने वो भी समझा था। आज की क्लास में हमें थोड़ा सा उसका संवैधानिक क्या असर होता है, उसका जूरिस्प्रूडेंशियल क्या असर है, थोड़ा सा हम इसको समझेंगे। व्हाट इज द जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी एसेंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट क्यों बनाया गया इसका थोड़ा सा हम समझेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। लिखिए इसमें हेडिंग डालिए, द कॉन्स्टिट्यूशन एसेंस ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। परिसीमा काल, परिसीमा काल का संवैधानिक सार, परिसीमा काल का संवैधानिक सार, द कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। लिखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रैंड नॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रैंड नॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रैंड नॉर्म समझा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे सॉरी संविधान को ग्रैंड नॉर्म समझा जाता है। ग्रैंड नॉर्म को ग्रैंड नॉर्म ही लिखना क्योंकि एक लैटिन टर्म है। Constitution is the grand norm, that is it is the supreme document, that is it is a supreme document। इसका अर्थ होता है कि यह एक सर्वोच्च दस्तावेज है, यह एक सर्वोच्च दस्तावेज है, यह एक सर्वोच्च दस्तावेज है। And the entire legal system of society is based upon, and the entire legal system of the society is based upon this constitution। और समाज का विधिक तंत्र संविधान पर आधारित है। समाज का विधिक तंत्र संविधान पर आधारित है, संविधान पर आधारित है। समाज का विधिक तंत्र समाज पर आधारित है। आगे लिखिए, द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन एसेंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट इज, द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस ऑफ द लिमिटेशन एक्ट इज, परिसीमा काल का संवैधानिक सार यह है कि, परिसीमा काल का संवैधानिक सार यह है कि the essential constitution essence of the limitation act is that limitation act is based upon, that limitation act is based upon ये है कि परिसीमा काल साम्यता, परिसीमा काल साम्यता कोमा न्याय कोमा युक्तियुक्त सिद्धांत व अनमाने व अनमनमाने सिद्धांतों पर आधारित है, अमनमाने सिद्धांतों पर आधारित है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कोमा जस्टिस, रीजनेबलनेस एंड नॉन आर्बिट्रेरीनेस प्रिंसिपल्स फुल स्टॉप। द लिमिटेशन एक्ट, परिसीमा काल मुख्य रूप से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। द लिमिटेशन एक्ट is mainly based upon the principle of natural justice, mainly based upon the principle of natural justice, and it promotes justice between two individuals, तथा इसका अन्य उद्देश्य दो व्यक्तियों के मध्य परस्पर न्याय को स्थापित करने से है। दो व्यक्तियों के मध्य परस्पर न्याय को स्थापित करने से है।
सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल कि भाई क्यों आधारित है। और अब कुछ कुछ टर्म्स को आप समझने की कोशिश कीजिए। द फर्स्ट टर्म यू टू अंडरस्टैंड इज इक्विटी। मैंने बोला साम्यता पर आधारित है। इक्विटी क्या होती है सर, इसको समझिए। व्हाट इज इक्विटी, और हम इक्विटी को कैसे समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इक्विटी को समझिए। व्हाट इज इक्विटी, व्हाट इज द एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ द इक्विटी। इक्विटी क्या होती है, देखिए जहां पे मैं बात करता हूँ साम्यता की, किसकी बात करता हूँ, जहां पर भी मैं बात करता हूँ किसकी, साम्यता की, इक्विटी की। इक्विटी क्या होती है सर, इक्विटी हमेशा वो चीज होती है जो सोसाइटी को इक्वल स्टेटस पे लेके आती है। इक्विटी कहीं लिखी हुई नहीं होती है, ये जुडिशियल माइंड के थ्रू प्राप्त की जाती है। मतलब न्यायिक मेधा, न्यायिक रुचि, उसके तरफ आप उसको लेके उसको प्राप्त करते हो। एक फेमस पिक्चर है, एक ग्राउंड में क्रिकेट का मैच चल रहा है और कुछ बच्चे बाहर खड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 बच्चे खड़े हुए हैं। एक जो सबसे बड़ा लड़का है वो 2 स्टूल पे खड़ा होकर मैच देख रहा है, उसको मैच इजीली विजिबल हो रखा है। एक बच्चा है जो हार्डली ही मैच देख पा रहा है, और एक बच्चा है जिसके पीछे कोई स्टूल नहीं है। तो इक्विटी क्या कहती है, उसको समझेंगे प्लीज। व्हाट डज इक्विटी टेल्स यू। इक्विटी हमें ये बताती है कि जिसके पास में कुछ भी नहीं है उसको क्या दिया जाए, दोनों स्टूल उसके पास होने चाहिए। जिस जो हार्डली देख पा रहा है, मुश्किल से देख पा रहा है, उसको एक स्टूल दो ताकि वो अच्छे से उस चीज को विजिबिलिटी के साथ देख पाए। और जिसकी ऑलरेडी हाइट है उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अगर क्रिकेट का मैच हो रहा है तो ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं सर, वी आर इंश्योरिंग इक्विटी। और इक्विटी का मतलब ये होता है कि हम सोसाइटी में दोनों पार्टीज को इक्वल मौका दे रहे हैं। एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसका। एक टर्म होता है फॉर्मा पॉपरेस, उसको हम बोलते हैं अंकिंचन के रूप में वाद लाने के लिए आवेदन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फॉर्मा पॉपरेस। ये है सर ऑर्डर 33। क्या है ये ऑर्डर 33। मान लीजिए एक दो आदमी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था और ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है। सपोज इस संविदा का विखंडन हो जाता है, ये संविदा का उल्लंघन हो जाता है, ठीक है। जब इस संविदा का उल्लंघन किया गया तो केस फाइल करना था ए वर्सेस बी, लेकिन ए क्या था, इसमें अंकिंचन था। मतलब देखा जाए तो ये व्यक्ति के पास में पैसा नहीं था केस फाइल करने का, ही इज ए पोपर, ठीक है। ये पोपर है, इसके पास पैसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको पता है समय सीमा कितनी होती है सर, 3 साल। जब भी कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ है, संविदा का उल्लंघन हुआ है, कितने साल तक सूट फाइल कर सकते हो आप, 3 साल तक सूट फाइल कर सकते हो। तो मतलब अगर मैं ये कहूं कि भैया अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस दिन हुआ है तो उसके पास यहां से लेकर यहां तक कितने साल है, इसके पास पूरा 3 साल तक का टाइम है। तो मतलब हम अगर इस चीज को ऐसे देखें तो मतलब इसके पास में सूट फाइल करने का अधिकार फर्स्ट दिन भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। उसका राइट कहां तक है, यहां तक भी उसके पास क्या है, अरे इसके पास राइट कहां तक है, इवन इसके पास अंतिम दिन भी क्या है, इसके पास अधिकार है कि ये वाद संस्थित करे। मान लीजिए ये लास्ट दिन एक एप्लीकेशन लगाता है, क्या लगाता है, एप्लीकेशन टू सू एज ए पोपर। ऑर्डर 33 रूल 3 और 4 की एप्लीकेशन लगाता है कि भैया मैं हूं एक अंगीचन निर्धन व्यक्ति, मेरे को सूट फाइल करना है। सपोज कीजिए कोर्ट एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है और कोर्ट यहाँ पर डिटरमाइन करता है ऑर्डर 33 रूल 5 रूल 7 में कि भैया ये आदमी गरीब आदमी नहीं है, ये अंगीचन नहीं है, कोर्ट ये डिसाइड करता है। लेकिन सर इसके लिए तो टाइम पीरियड जा चुका है, समय सीमा क्या हो चुकी है सर, समय सीमा तो निकल गई ना सर इसके लिए, क्योंकि 3 साल कहाँ खत्म हो गए थे। अब इसको गरीब भी नहीं मान रहे तो ये सूट कहाँ फाइल करेगा। तो ये प्रोविजंस कुछ प्रावधान लिमिटेशन एक्ट के अंदर दिए हुए हैं, परिसीमा काल के अंदर दिए हुए हैं। सेक्शन 13 पिक्चर में आएगा लिमिटेशन एक्ट का, और वो बताएगा, क्या बताएगा, इसके पास कितना दिन है सर, लास्ट दिन सूट फाइल किया था ना इसने, तो ही हैज 1 डे। जिस दिन इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई उसका जिस दिन ऑर्डर आ जाएगा
उसके बाद कितना दिन है इसके पास में? इसके पास 1 दिन रहेगा सूट फाइल करने के लिए। बात समझ में आई कि हाउ डज द लिमिटेशन एक्ट वर्क्स? एक बार बोलने वाले बच्चे बताइए। तो लिमिटेशन एक्ट क्या करता है सर? कुछ चीजें प्रमोट करता है, जैसे इक्विटी प्रमोट करता है सर, जस्टिस प्रमोट करता है, रीजनेबलनेस प्रमोट करता है, नॉन आर्बिट्रेरीनेस प्रमोट करता है। तो वेरियस चीजें हैं जो कि प्रमोट होती है बाय द वे ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट। परिसीमा काल बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है। तो कैसे इक्विटी करी, कैसे साम्यता करी, इन प्रावधानों के माध्यम से। और ये सारे जो प्रावधान आप देखते हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे प्रावधान, ये सारे के सारे प्रावधान, जितने भी प्रावधान आप यहाँ पे देखते हैं, ये सारे प्रावधान लिमिटेशन एक्ट के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के साथ भी है। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना सर कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी तो ये सही यही बात करता है। केशव भारतीय जजमेंट में जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया है वो सब भी यही बात करता है। तो थोड़ा सा आप समझते हैं। ठीक है, एक बात और याद रखिए, इंडियन लिमिटेशन एक्ट जो है ये टाइम पीरियड देता है। क्या देता है? टाइम पीरियड। लेकिन कुछ चीजें ऐसे होती है जहां पर टाइम पीरियड नहीं लगता। कहां पर क्या नहीं लगता? कोई टाइम पीरियड, कोई समय सीमा नहीं लगती। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे रिट है, क्या है सर? और रिट जुरिस्डिक्शन की अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? मैं बात करता हूं रिट जुरिस्डिक्शन की। रिट के मामलों में लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। बात समझिए, लिमिटेशन के मामले में मतलब अगर जहां पे भी रिट की बात होगी, रिट जुरिस्डिक्शन होगा, जहां पे भी रिट अधिकारिता की हम बात कर रहे हैं, वहां पर क्या नहीं लागू होगा? परिसीमा काल नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, और यहाँ पे मेंस में सवाल आया 2019 में। तो आप कह रहे हो सर कि रिट के मामलों में लिमिटेशन एक्ट नहीं लगता, तो फिर लगता क्या है? सवाल ये ना कि सर अगर ये नहीं लगता तो फिर क्या लगेगा? तो रिट के मामलों में क्या लगेगा सर? सवाल तो यही ना। चलिए मैं आपको सवाल दिखाता हूं, फिर हमको आगे बढ़ते हैं। मेरी एक आदत है, मैं आपको हैंड टू हैंड चलते चलते ही सवाल दिखाता रहूंगा, तो आप लोग अपने हिसाब से सवाल नोट करते रहा कीजिए। देखो पहला सवाल ही 2019 मेंस का पहला सवाल पढ़िए से। दो 2019 मेंस का पहला सवाल है ये। Whether the Limitation Act 1963 applies to the proceedings under Article 32 and 226। रिट जुरिस्डिक्शन की मैं बात करता हूं, तो रिट जो होती है सर, उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो दो आर्टिकल्स के अंदर है, आर्टिकल 32 में और 226 में, 32 एंड 226, दो जगह जुरिस्डिक्शन है। 32 लगता है सुप्रीम कोर्ट पर और 226 लगता है हाई कोर्ट पर। तो फिर सर लगता क्या है? सवाल पूछ रहा है क्या परिसीमा काल लागू होता है इन मामलों में? संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए, इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो फिर क्या चीज लागू होगी ये हमें समझाना है इसमें। इसका आंसर लिखा देता हूं मैं, इसका एक मॉडल आंसर लिखवा देता हूं आपको। 3 नंबर का है ना, मैं आपको 45 शब्दों में इसका एक आंसर लिखा देता हूं। मॉडल आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। The Indian Limitation Act, the Indian Limitation Act cannot apply in writ jurisdiction. The Indian Limitation Act cannot apply in writ jurisdiction. भारतीय परिसीमा अधिनियम, भारतीय परिसीमा अधिनियम, भारतीय परिसीमा अधिनियम रिट की अधिकारिता पर नहीं लागू होता। रिट की अधिकारिता पर नहीं लागू होता। रिट की अधिकारिता पर नहीं लागू होता।
हालांकि 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 रिट अधिकारिता में हालांकि रिट अधिकारिता में विलंब का सिद्धांत लागू होता है, विलंब का सिद्धांत लागू होता है। However, in cases of writ jurisdiction, however, in the cases of writ jurisdiction, the doctrine of laches, हिंदी मीडियम वाले बच्चे विलंब का सिद्धांत लिखवाए ना, वहां पे ब्रैकेट में भी लिख लीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लेचेस। However, the doctrine of laches, विलंब का सिद्धांत, however, the doctrine of laches applicable in case of writ, in cases of writ। अब विलंब का सिद्धांत होता क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेचेस क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लेचेस, डॉक्ट्राइन ऑफ लेचेस क्या होता है, इसको समझिए। देखिए सर, जब भी आप हाई कोर्ट में गए रिट जुडिक्शन के लिए और आप बहुत लेट हो, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट एक चीज पूछता है आपसे कि भैया इतना लेट क्यों आए हो। हाई कोर्ट अप्रोच करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने के लिए देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट। तो हाई कोर्ट ये पूछता है आपसे कि कहाँ देरी हो गई थी, उसको सिर्फ विलंब क्यों हुई है उससे मतलब होता है, ठीक है ना सर। क्या डिले क्यों हुई है, देखिए इसमें देखिए इसमें the high court would inquire with respect to only the high court would inquire with respect to only the reasons for delay, the reasons for delay, the reasons for delay, why the delay has been occurred, why the delay has been occurred, and what are the reasons behind it, and what are the reasons behind it। उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय केवल इस बात के लिए 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 कारणों को अभिलिखित करेगा कि कारणों को अभिलिखित करेगा कि कारणों को अभिलिखित करेगा कि देरी किस अवस्था में की गई, देरी इस अवस्था में, देरी किस अवस्था में की गई, देरी किस अवस्था में की गई, तथा देरी का क्या कारण रहा, 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 तथा देरी का क्या कारण रहा। ठीक है, दैट इज इनफ। देखिए उसने पूछा केस लॉस नहीं है, उसने बोला क्या बोला, सवाल पढ़िए अब एक बार। सवाल पढ़ लीजिए एक बार। तो बहुत संक्षेप में स्पष्ट करना था तो बस पढ़ दिया, ठीक है ना। अगर केस लॉ पूछता तो मैं यहाँ पे एक केस भी लिखवाता आपको, केस लॉ पूछा नहीं तो छोड़ो, केस लॉ बाद में लिखवा दूंगा इसका, ठीक है ना। आगे दोबारा और पढ़ेंगे इसे तो मैं आपको केस लॉ भी इसका डिक्टेट करवा दूंगा। तो लिमिटेशन एक्ट में हम लोगों ने समझा कि क्या रीजंस होगा इसका, और हमें 3 चीजें हम समझ चुके हैं। हेडिंग डालिए, व्हाट आर द रीजंस फॉर अप्लाइंग लिमिटेशन पीरियड। परिसीमा काल के लागू होने के लिए क्या निम्नलिखित, क्या नियम, क्या कारण है, परिसीमा काल लागू होने के लिए क्या कारण है, क्या कारण है कि क्यों लगाया जाता है लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन पीरियड क्यों होता है। पहला पॉइंट लिखिए, if there is too much delay in filing of suit, if there is too much delay in filing of suit, यदि वाद संस्थित करने में, यदि वाद संस्थित करने में यदि बहुत अधिक विलंब हो, यदि वाद संस्थित करने में बहुत अधिक विलंब हो, then delay makes the cause of action, then delay makes the cause of action stale, cause of action stale हो तो हो तो तो विलंब के कारण, तो विलंब के कारण वाद हेतुक पुराना हो जाता है, वाद हेतुक पुराना हो जाता है, वाद हेतुक पुराना हो जाता है। और नंबर 2 लिखिए, if there is too much delay in the filing of suit,
इफ देर इज टू मच डिले इन द फाइलिंग ऑफ द सूट, यदि यदि वाद संसित करने में अत्यधिक अत्यधिक विलंब किया गया हो, यदि वाद संसित करने में अत्यधिक विलंब किया गया हो, अत्यधिक विलंब किया गया हो, किया गया हो, then there is possibility that evidences would destroy or lost. तो ऐसी संभावना है कि साक्ष्य व साक्ष्य साक्ष्य नष्ट व समाप्त हो सकते हैं, साक्ष्य नष्ट व समाप्त हो सकते हैं, साक्ष्य नष्ट व समाप्त हो सकते हैं। आगे लिखिए उसी पॉइंट में, द विटनेसेस also lose their memory, साक्षी भी अपनी याददाश्त को समाप्त कर सकते हैं, साक्षी भी अपनी याददाश्त को समाप्त कर सकते हैं, मतलब नहीं याद रहेगा उनको ना। सिविल केसेस में क्या होता है सर, साइन करने होते हैं, अब उस पार्टी ने क्या साइन किया था, पार्टी कहेगी सर मैंने साइन तो किया था लेकिन डॉक्यूमेंट मैंने क्या देखा था उस टाइम मुझे नहीं पता, क्या कहेगी पार्टी, विटनेस क्या कहेगा, सर डॉक्यूमेंट तो मैंने ही साइन किया है, बट मैंने क्या साइन किया था मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, क्योंकि अंदर डॉक्यूमेंट में क्या लिखा था उस टाइम पे, 5 लाख लिखा था या 50,000 लिखा था, 5,000 लिखा था, वो मुझे अब याद नहीं है। क्योंकि अगर 10 साल बाद किसी से पूछोगे, मान लीजिए 10 साल पहले मैंने कहीं डॉक्यूमेंट पे साइन किए थे, मुझे थोड़ी पता है, मुझे इतना याद रहेगा कि हाँ भाई मैंने साइन किए थे। थर्ड पॉइंट लिखिए, he will always be apprehension, he will always be in apprehension that a suit will file, उस व्यक्ति को हमेशा ये आशंका रहेगी कि वाद संसित किया जा सकता है, उस व्यक्ति को हमेशा ये आशंका रहेगी कि वाद संसित किया जा सकता है। आगे लिखिए उसी में, द अपोजिट पार्टी ऑलवेज बी इन फियर ऑफ सूट, विरोधी पक्षकार हमेशा वाद के भय में रहेगा। थर्ड पॉइंट लिखिए, द लिमिटेशन एक्ट इज बेस्ड अपॉन पब्लिक पॉलिसी, परिसीमा काल लोक नीति पर आधारित है, एंड देयर हैज टू बी सर्टेनिटी ऑफ लीगल रिलेशन, तथा इसलिए विधिक संबंधों में निश्चितता रहनी अनिवार्य है। मैक्सिम का नाम लिखिए, इंटरेस्ट रिपब्लिका उट सुट फिनिश लिटिम, कुछ मैक्सिम्स हैं उनके नाम लिख लीजिए, मैं जल्दी से मैक्सिम्स के नाम लिखाता हूँ, हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से सेक्शन ना। कुछ 2-3 मैक्सिम्स लिख लीजिए इनके नाम। आरजीएस में पूछा सवाल है अभी, लिखिए, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट लिटिगेशन कम टू एन एंड, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट लिटिगेशन कम टू एन एंड, ये राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए, ये राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए।
आगे लिखिए, विजिलेंटिबस, विजिलेंटिबस, नॉन डोरमेंटिबस, विजिलेंटिबस, नॉन डोरमेंटिबस, नॉन डोरमेंट, डोरमेंटिबस, विजिलेंटिबस, डोरमेंटिबस, सब वेरिएंट, जूरा सब वेरिएंट, लिखिए इसमें, विजिलेंटिबस, नॉन डोरमेंटिबस, जूरा सब वेरिएंट। प्लीज इसमें लिखिए, law only assist those, law only assist those who are vigilant, who are vigilant। विधि केवल उनकी सहायता करती है जो कि सजग हैं, जो कि अपने अधिकारों को लेकर सजग हैं, जो कि अपने अधिकारों को लेकर सजग हैं। लॉ ओनली असिस्ट दोज हु आर विजिलेंट टू देयर राइट्स, हु आर विजिलेंट टू देयर राइट्स, जो अपने अधिकारों को लेकर सजग हैं। एंड नॉट ऑफ दोज पर्सन्स, एंड नॉट ऑफ दोज पर्सन्स, उन व्यक्ति की नहीं, उन व्यक्ति की नहीं, एंड नॉट ऑफ दोज पर्सन्स हु स्लीप ओवर देयर राइट्स, और उन व्यक्तियों की नहीं जो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं है, और उन व्यक्ति की नहीं जो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं है। एंड नॉट ऑफ दोज पर्सन्स हु स्लीप ओवर देयर राइट्स, हु स्लीप ओवर देयर राइट। ठीक है, 4 पॉइंट अपने लिख लेते हैं, 5वां पॉइंट में आइए प्लीज, कि क्या कारण है लिमिटेशन एक्ट क्यों लागू होना चाहिए। 5वां पॉइंट लिखेंगे प्लीज, law does not support those, law does not support those who sleep over his own right, law does not support those who sleep over his own right। विधि उनकी सहायता नहीं करती जो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं है। विधि उन लोगों के अधिक विधि उन लोगों की सहायता नहीं करती जो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं है, ठीक है ना सर। तो these are the 5 points समथिंग कि हम लोग समझ सकते हैं। कुछ लिमिटेशन को लेके बात समझिए। देखिए, सवाल यह है, क्या पीरियड ऑफ लिमिटेशन में जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है। सवाल यह है, क्या लिमिटेशन पीरियड में जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है। क्या कोर्ट चाहे तो अपने हिसाब से 151 को इन्वोक करके कर सकती है क्या। 151 में तो पावर है ना कोर्ट के पास, वाइड पावर। बताइए मुझे, क्या जुडिशरी इंटरफेयर करके लिमिटेशन पीरियड के टाइम को ऊपर नीचे कर सकती है क्या। नहीं, अगर मान लीजिए कोई सूट फाइल नहीं हो रहा है, 3 साल 3.5 साल बाद आया हो, उसने कारण बता दिए। मान लीजिए एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था और वो कोमा में रहा 3 साल तक। जब वो उठा तो उसको पता लगा कि भैया अपने सूट फाइल करना था, लेकिन वो नहीं कर पाया। तो उसके अलावा एक आदमी के पास जेन्युइन रीजन है, मान लीजिए एक जगह बाढ़ आ गई थी, 2 साल तक बाढ़ रही, 3 साल तक बाढ़ रही, क्या जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है क्या। क्या 151 लगाया जा सकता है, सवाल ये है। क्या 3 साल बाद सूट फाइल हो पाएगा कभी। टू टेल मी वन थिंग, क्या 3 साल बाद आप सूट फाइल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं सर, सिंपल सी बात है। इसका आंसर क्या होगा, किसी भी कारण से आपको नहीं दिया जाएगा, सिवाय आप 4 से सेक्शन 4 से 24 में नहीं फॉल करते। अभी अब पढ़ेंगे तब समझाऊंगा बाकी चीजों को।
एक सवाल लिखिए, कैन पार्टी बाय म्यूचुअल कंसेंट increase or decrease the period of limitation? Can party by mutual consent increase or decrease the limitation period? क्या कोई पक्षकार पारस्परिक सहमति से क्या कोई पक्षकार पारस्परिक सहमति से क्या कोई पक्षकार पारस्परिक सहमति से परिसीमा काल की अवधि को घटा या बढ़ा सकते हैं? परिसीमा काल की अवधि को घटा या बढ़ा सकते हैं? समझ में ये सवाल? मतलब दो पार्टीज एग्रीमेंट करते हैं कि हम लिमिटेशन पीरियड में, जैसे बाकी जगह तो तू 3 साल तक सूट फाइल कर सकता है, लेकिन हमारे वाले में कितने साल तक सूट फाइल कर सकता है? हमारे वाले में तो 4 साल तक सूट फाइल कर सकता है। क्या पार्टीज एग्रीमेंट ऐसा कर सकती हैं क्या? बताइए, क्या आप एग्रीमेंट के थ्रू ये कर सकते हैं क्या? मुझे बताइए, क्या whether you do so by the way of agreement? No, आंसर इज नो। अब इसका रीजन क्या है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इसका रीजन समझिएगा एक बार, और रीजन समझने की कोशिश कीजिएगा कि व्हाई वी कैन नॉट डू सो। देखिए ऐसा है, अगर आप मान लीजिए पहले मैं इंक्रीज को बताऊं या डिक्रीज को बताऊं? पहले मैं बढ़ाने के बताता हूं, फिर मैं डिक्रीज को भी बताता हूं। मान लीजिए 3 साल का टाइम पीरियड था, टोटल टाइम कितना पीरियड था? कोई पार्टी चाहती है कि हम 4 साल तक उसको कर दें, या फिर टाइम था 3 साल, कोई पार्टी चाहती है हम इसको 2 साल ही कर दें। बात समझ में आई? इंक्रीज करना चाहती है चाहे वो डिक्रीज करना चाहे, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आप वोलेशन करते हो सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि ये जो अगर आप टाइम पीरियड को बढ़ा रहे हो तो आपने क्या किया है सर? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट काम किया है। किसके विरुद्ध काम किया आपने लोक नीति के विरुद्ध काम किया है। और अगर आप सेक्शन 23 पढ़ेंगे भारतीय संविदा अधिनियम का, तो वो बताता है कि कोई भी संविदा ऐसी नहीं हो सकती जो लोक नीति के विरुद्ध हो। मतलब देयर शैल नॉट बी एनी एग्रीमेंट व्हिच इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो 3 साल हुआ टाइम है, आप बढ़ा रहे हो उसको, आप ये नहीं कर सकते। और रही बात घटाने की, तो आप सेक्शन 28 का वोल्यूशन करोगे, सेक्शन 28 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सेक्शन 28 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, कि आप विधिक कार्रवाई के लिए किसी को रोक नहीं सकते। 3 साल तक उसका राइट था तो राइट है, उसको आप कम नहीं कर सकते। ये बात समझ में आई? तो लिखना स्टार्ट कीजिए। इफ एनी पार्टी इंक्रीजेस द टाइम, यदि कोई पक्षकार समय सीमा, यदि कोई पक्षकार, नोट कर लीजिएगा फिर से, यदि कोई पक्षकार समय सीमा बढ़ाते हैं, the parties increase the time, then there is a violation of section 23 Indian Contract Act, and there is a violation of section 23 of Indian Contract Act। तो वहां धारा 23 भारतीय संविदा अधिनियम का उल्लंघन होगा। धारा 23 भारतीय संविदा अधिनियम का उल्लंघन होगा because it is against public policy, क्योंकि यह लोक नीति के विरुद्ध है। पैराग्राफ से करके लिखिए, हाउएवर इफ द पार्टीज, हालांकि यदि पक्षकार हाउएवर इफ द पार्टीज डिक्रीज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, हालांकि यदि पक्षकार परिसीमा काल की अवधि को कम करने का प्रयास करते हैं, डिक्रीज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, देन
देन THEN वाला देन लिखना, देन इट इज, देन इट इज, देन इट इज against the section 28 of Indian Contract, then it is against the section 28 of Indian Contract Act। तो यह धारा 28 भारतीय संविधा अधिनियम, तो यह धारा 28 भारतीय संविधा अधिनियम के विरुद्ध होगा, under which parties cannot restrain from legal proceeding। इसके अंतर्गत पक्षकार किसी करार के द्वारा विधिक कार्रवाई को निरुद्ध नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई सर? कुछ फंडामेंटल समझते हैं। अभी तक हमने लिमिटेशन एक्ट स्टार्ट नहीं किया, अगर आप देख रहे हो तो दिस इज द सेकंड लेक्चर, वी आर नॉट स्टार्टिंग विद द लिमिटेशन एक्ट। हम ऊपर से समझ रहे हैं ताकि जिस दिन हम इस एक्ट को स्टार्ट करें तो हमें समझने में दिक्कत ना आए। जैसे मान लीजिए, और समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं हर चीज लिखवा नहीं सकता, सुनिएगा सर, मैं हर चीज लिखवा नहीं सकता, तो प्लीज अपने हाथ जो है उसको लगातार फ्लो में चलाते रहिएगा, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू राइट एवरीथिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक एसेंस ऑफ दीज लॉज, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए देयर इज अ प्लेंटिफ, क्या है? प्लेंटिफ है, इसको एक कोज ऑफ एक्शन मिला है, इसको एक वाद हेतुक मिला है, एक वादी है जिनके पास में एक वाद हेतुक है, और पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है सर? 1 साल। परिसीमा काल कितना है उसमें? 1 साल। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि सर ये कोज ऑफ एक्शन से कब तक सूट फाइल कर सकता है? टिल 1 ईयर ही कैन फाइल द सूट। 1 साल तक ये वाद संस्थित कर सकता है, इसके द्वारा वाद संस्थित किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए 1 साल तक अधिकार है जब इसके पास, तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये फर्स्ट दिन करे, दूसरे महीने में करे, तीसरे महीने में करे, चौथे महीने में करे, पांचवें महीने में करे, छठे महीने में करे, सातवें महीने में करे, इवन ऑन लास्ट डे भी क्या करे सर? सूट फाइल करे। चाहे तो भैया लास्ट दिन सूट फाइल करे, इवन ऑन द लास्ट डे ही फाइल द सूट, अंतिम दिन भी सूट फाइल करे, तो इसकी मर्जी है, आप उसको रोक सकते हो क्या? कोर्ट ये थोड़ी पूछेगा कि भैया बहुत जल्दी आ गए, आप सूट फाइल करने हैं, सो द कोर्ट विल नॉट आस्क दिस। कोर्ट आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप लास्ट दिन क्यों आए हो या जल्दी क्यों आए हो, सो द डेफिनेटली द कोर्ट विल नॉट आस्क यू दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। लेकिन मान लीजिए लास्ट दिन उसको एक्सीडेंट हो जाता है, लास्ट दिन क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, या कोर्ट बंद है, कोर्ट में छुट्टी है, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, कुछ भी आ गई, तो सर इसके साथ ये इनजस्टिस नहीं होगा क्या? आप बताइए, वेदर देयर इज नो इनजस्टिस टू द पार्टी, क्या पार्टी को इनजस्टिस नहीं होगा क्या? आप बताइए मुझे। तो इसीलिए लिमिटेशन एक्ट कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड करता है, ये प्रोविजन से कहलाते हैं हमारे 4 से 24 के प्रावधान। ठीक है, 4 से 24 के प्रावधान। अगर आपका केस इन सिचुएशंस में फॉल करता है तो आपको बेनिफिट दिया जाएगा। 2 तरह की चीज होती है सर, एक होता है एक्सेप्शन और एक होता है एक्सक्लूजन। हिंदी में हम इसको कहते हैं अपवाद, और इंग्लिश में हम कहते हैं इसको अपवर्जन। समझने की कोशिश कीजिएगा, देयर इज वन एक्सेप्शन एंड देयर इज एन एक्सक्लूजन टू द रूल। एक्सेप्शन की जब मैं बात करता हूँ, ये 4 से है सर 11 और ये है 12 से 24। अगर आपका केस इन सब में फॉल करेगा तो ही आपका टाइम पीरियड बढ़ेगा, अदरवाइज टाइम पीरियड नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये बात बिल्कुल समझ में आई, बताइए। जैसे मैं कुछ एक्सेप्शन के संबंधित एग्जांपल देता हूं, फिर मैं कुछ एक्सक्लूजन के एग्जांपल दूंगा आपको, और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि सर एक बार में एक ही चीज लगती है, या तो एक्सेप्शन लगता है या फिर
एक्सक्लूजन लगता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप इसका भी फायदा उठा रहे हो और उसका भी फायदा उठा रहे हो। इसका भी मैं एग्जांपल दूंगा। और एक बार में क्या चीज लगती है सर? एक बार में एक चीज लगती है, दोनों चीजें एक साथ नहीं लगती। बात समझ में आई? समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपका राइट है, जैसे 3 साल का आपके पास में लिमिटेशन पीरियड था, तो आपके पास में अधिकार था यहाँ आओ यहाँ आओ कहीं भी आओ सर सूट फाइल करो। आप पूछे लास्ट दिन, उस दिन आ गया संडे, कोई पब्लिक हॉलीडे आ गया उस दिन, ठीक है ना, कोई लोक अवकाश है उस दिन, तो फिर आप क्या करोगे? तो सेक्शन 4 आपकी इसमें क्या करता है सर? मदद करता है। सेक्शन 4 क्या करता है आपकी इसमें? हेल्प करता है। अब लिमिटेशन ये कहीं नहीं बोलता कि आप अर्ली से अर्ली सूट फाइल करो। लिमिटेशन में कहीं लिखा हुआ है क्या कि 3 साल है तो भैया आप पहले साल ही फाइल कर दो, दूसरे साल ही फाइल कर दो? लिमिटेशन ये कहीं नहीं कहता कि आप अर्लीस्ट पॉसिबल में सूट फाइल करो। लिमिटेशन सिर्फ इतना सा बोलता है कि आपके पास ये अधिकार है, आप चाहो तो लास्ट दिन भी सूट फाइल करो ना। और लास्ट दिन, और एक और बात सुनो, जब कभी भी लास्ट दिन छुट्टी है तो कोर्ट आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप 3 साल तक क्या कर रहे थे। कोर्ट क्या पूछेगा? कोर्ट सिर्फ एक बात पूछता है कि भैया लास्ट दिन क्यों नहीं आए। बात समझ में आई? अंतिम दिवस पे कहां थे? तो जैसे सेक्शन 4 के अंदर स्ट्राइक ऑफ एडवोकेट इंक्लूड नहीं होता। अगर वकीलों ने हड़ताल करी है तो वो सब चीजें सम्मिलित नहीं होगी। मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? अब मैं एक एग्जांपल देता हूं एक्सक्लूजन का। किसका? अपवर्जन का। जैसे मान लीजिए एक सीपीसी में केस पढ़ाया था मैंने हर्षद चिमन लाल का, हर्षद चिमन लाल मोदी, इसका मैंने केस पढ़ाया था आपको सीपीसी में, ठीक है ना? सीपीसी में वी हैव डिस्कस हर्षद चिमन लाल मोदी केस। अब हर्षद चिमन लाल मोदी केस में क्या होता है सर? उस केस में सेक्शन 14(1) की मैं बात कर रहा हूँ। ये बोलता है सर कि अगर आपने किसी गलत कोर्ट में आके सूट फाइल कर लिया है, किसका नाम है? हर्षद चिमनलाल मोदी वर्सेस डीएलएफ प्राइवेट लिमिटेड। अब उस केस में होता क्या है सर? इस केस में डीएलएफ का ऑफिस जो है, डीएलएफ का ऑफिस होता है सर दिल्ली में। इनकी प्रॉपर्टी जो सिचुएटेड होती है वो होती है नोएडा में। केस फाइल होता है दिल्ली में। केस कहाँ फाइल होता है? दिल्ली में। जाके एक बार सेक्शन 17 क्लासेस देखना, जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं लिए वो सीपीसी में उसकी क्लास देख लेना सेक्शन 16-17 की। तो मान लीजिए हर्षद चिमनलाल मोदी केस में हुआ क्या था कि केस गलत जगह फाइल होता है और केस फाइल होने के 7 साल बाद, मतलब केस फाइल हो चुका है उसके 7 साल बाद पार्टी ऑब्जेक्शन करती है कि जुरिडिक्शन नहीं है, और कोर्ट क्या करता है? कोर्ट प्लेन रिटर्न कर देता है, मतलब वाद पत्र को वापस लौटा देता है कि आप सही कोर्ट में जाके सूट फाइल करो। अब इस केस में मान लीजिए ऐसा है कि मेरे पास 12 साल का टाइम पीरियड है प्रॉपर्टी के लिए सूट फाइल करने का। कितने साल का टाइम पीरियड है? कोई इमोबल प्रॉपर्टी का टाइम है 12 साल। मैंने मान लीजिए 10वें साल में सूट फाइल किया, मैं 10th ईयर में गया और मैंने यहाँ पर सूट फाइल किया, ठीक है ना? और मैंने इसमें 7 साल तक केस लड़ा। यहाँ पे मुझे पता लगता है, इस टाइम पीरियड पे आकर मुझे पता लगता है कि मेरे पास क्या नहीं है? जुरिस्डिक्शन नहीं है। कोर्ट ने बोला कि आप सही कोर्ट में जाके आओ, केस कहाँ फाइल करो? आप जाओ सही कोर्ट में केस फाइल करो। जब मैं उस कोर्ट में गया, उस कोर्ट में जाके बोला कि आपके पास तो सर लिमिटेशन पीरियड ही जा चुका है, आपका परिसीमा काल क्या हो चुका है? आपका निकल चुका है। अब आप यहाँ सूट फाइल नहीं कर सकते। समझने की कोशिश कीजिएगा। परिसीमा काल क्या हो चुका है सर? जा चुका है, लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो चुका है। तो फिर क्या चीज रेस्क्यू करेगी? रेस्क्यू करेगा सर जो 2 साल आपके पास बचे हैं। कितने साल बचे थे आपके पास? है ना? जो 2 साल बचे हैं तो आपके पास में सही कोर्ट में जाकर सूट फाइल करने का कितना टाइम होगा? ये 2 साल यहाँ पर आपको मिलेंगे। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब क्या होता है सर? कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 3 एक बात बोलता है। सेक्शन 3 कहता है कि कोई भी सूट, अपील और एप्लीकेशन, कोई भी सूट, अपील या एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद में नहीं ली जाएगी। आप एक बार सेक्शन 3 में देखिए, वहां पर कहीं पे भी एक शब्द यूज नहीं हुआ है परिसीमा काल
को वहां पर यूज नहीं किया है। वहां पर जो शब्द यूज किया है वो शब्द है सर विहित काल। कौन सा वर्ड यूज किया है सर वहां पे? जिसको बोलते हैं प्रिस्क्राइब पीरियड। तो कहने का मतलब वो इसे कह रहा है कि देखिए लिमिटेशन के अंदर सूट, अपील और एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद में आप फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, न सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो, न अपील और एप्लीकेशन प्रेफर कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है सर कि हम समझना पड़ेगा कि प्रिस्क्राइब पीरियड और पीरियड ऑफ लिमिटेशन में अंतर है। मतलब परिसीमा काल और विहित काल में क्या है? अरे सर इन दोनों में क्या है? डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या चीज का है समझिए। मैं बात करता हूँ पीरियड ऑफ लिमिटेशन की, मैं बात करता हूँ प्रिस्क्राइब पीरियड की, मैं बात करता हूँ विहित काल की, मैं बात करता हूँ सर परिसीमा काल की। परिसीमा काल और मैं विहित काल की बात करता हूँ। समझने की कोशिश कीजिएगा सर, ठीक है ना। जहां पे मैं बात कर रहा हूँ पीरियड ऑफ लिमिटेशन की, प्रिस्क्राइब पीरियड की, विहित काल की, इसको समझिए। सर जितना टाइम पीरियड आपको कहाँ दिया हुआ है शेड्यूल में, अनुसूची में, ये सब तो क्या कहलाता है? परिसीमा काल। विहित काल क्या होता है? प्रिस्क्राइब पीरियड क्या होता है? प्रिस्क्राइब पीरियड होता है सर कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्लस अगर कोई छूट दी गई है 4 से 24 में तो उसको क्या कहते हैं हम लोग कलेक्टिवली? विहित काल, प्रिस्क्राइब पीरियड। उसको क्या कहते हैं हम सर? प्रिस्क्राइब पीरियड कहते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सर आप 4 से 24 वाले प्रोविजंस को भी ऐड कर लो जितना टाइम पीरियड उसके साथ, फिर आप उसके बाद सूट फाइल नहीं करोगे। ये बात समझ में आई? सर ये बातें समझने की है, उसमें लिखने का जो काम है वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन समझने का काम है ज्यादा। क्योंकि लिमिटेशन पीरियड की शुरुआत, लिमिटेशन एक्ट की शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है सर? चलिए लिखिए आगे। इज लिमिटेशन लॉ इज सब्सटेंशियल लॉ और प्रोसीजरल लॉ? इज लिमिटेशन लॉ इज सब्सटेंशियल लॉ, इज सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ? क्या परिसीमा काल एक सारवान विधि है या प्रक्रियात्मक विधि? क्या परिसीमा परिसीमा अधिनियम, क्या परिसीमा अधिनियम एक सारवान विधि है या प्रक्रियात्मक विधि? या प्रक्रियात्मक विधि? देखिए सीपीसी और लिमिटेशन हमेशा साथ चलते हैं। क्या साथ चलते हैं सर? सीपीसी और लिमिटेशन हमेशा साथ चलते हैं। सुनिएगा थोड़ा सा और सुनिए, कोशिश कीजिएगा। देखिए द सीपीसी एंड द लिमिटेशन विल गो टुगेदर। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। ये एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे को साथ देते हैं हमेशा। और देखिए कितने दिन में सूट फाइल होगा, जैसे कितने दिन में आप वाद संसित करोगे, इसकी जानकारी कौन देता है? इसकी जानकारी कौन देता है सर? लिमिटेशन। जब सीपीसी एक प्रोसीजरल है तो ये भी क्या रहेगा? ये भी क्या रहेगा सर? एक प्रोसीजरल रहेगा। तो लिखिए लिमिटेशन लॉ इज ए प्रोसीजरल और एडजेक्टिव लॉ, और एडजेक्टिव लॉ। एडजेक्टिव लिखते हैं सर बहुत सारी जगह, प्रोसीजर को क्या लिखते हैं? एडजेक्टिव। तुम्हें मत ढूंढना सर, प्रोसीजर तो कहीं दिया हुआ ही नहीं था। परिसीमा काल, सॉरी परिसीमा अधिनियम, परिसीमा अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है, एक प्रक्रियात्मक विधि है। बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द प्रोसीडिंग, क्योंकि यह प्रक्रियाओं से संबंधित है, क्योंकि यह प्रक्रियाओं से संबंधित है, क्योंकि यह प्रक्रियाओं से संबंधित है, प्रक्रियाओं से संबंधित है। आगे लिखिए देर आर सम प्रोविजंस ऑफ द लिमिटेशन अंडर द लिमिटेशन एक्ट। हालांकि हालांकि परिसीमा अधिनियम में कुछ प्रावधान, हालांकि परिसीमा अधिनियम में कुछ प्रावधान, हालांकि परिसीमा अधिनियम में कुछ प्रावधान, देयर आर सम प्रोविजंस इन द लिमिटेशन एक्ट आर ऑफ सब्सटेंटिव लीगल राइट्स, आर ऑफ सब्सटेंटिव लीगल राइट। परिसीमा अधिनियम में कुछ प्रावधान सारवान विधिक अधिकार के हैं, सारवान विधिक अधिकार के हैं,
सारवान विधिक अधिकार के हैं, सारवान विधिक अधिकार के हैं, आर सब्सटेंटिव लीगल राइट्स। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 25, 26 एंड 27, सेक्शन 25, 26 एंड 27। उदाहरण के लिए धारा 25, 26 और 27, धारा 25, 26 और 27, धारा 25, 26 और 27, ये सारे क्या है सर? ये सारे सब्सटेंटिव लीगल राइट्स की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कल एसआरई की क्लास में मैंने आपको सेक्शन 27 समझाया था। मैंने बताया था कि सर 12 साल बाद आपका क्या हो जाएगा, एक अधिकार हो जाएगा। वो प्रक्रिया की बात नहीं कर रहा था सेक्शन 27, किसकी बात कर रहा था? एक राइट की बात कर रहा था कि 12 साल बाद जैसे ही आपने एडवर्स अपने पोजीशन को परफेक्ट किया, आपने अपने प्रतिकूल कब्जे की, जो आपका टाइटल है, आपका जो हक है, जब आप अपने हक को पूर्ण कर लेंगे, जब आप अपने टाइटल को परफेक्ट कर लेंगे बाय द वे ऑफ एडवर्स पोजीशन, आप अपने कब्जे को या अपने हक को पूर्ण कर लेंगे प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से, उसी दिन क्या हो जाएगा सर? ऑन द सेम डे यू विल गेट द राइट टू पोजेस द प्रॉपर्टी। ठीक है ना सर? तो ये 25, 26, 27 किस बारे में बात करते हैं? 25, 26 ईजमेंट की रिगार्डिंग बात करते हैं, हम उसको बाद में समझेंगे। तो पूरा लिमिटेशन क्या है सर? एक प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन सिवाय 25, 26, 27। जैसे एसआरए कल बताया था मैंने कि एसआरए भी क्या है? एक प्रक्रियात्मक विधि है। आधुनिक वाला केस लिखवाया था मैंने आपको कल, लिखवाया था ना, आधुनिक स्टील्स वाला, वो एक प्रक्रियात्मक विधि है। अभी देखना जरूरी है क्या? घर क्यों नहीं पढ़ के आते हो? क्यों नहीं लिखा? अच्छा, तो कहने का मतलब ये है सर कि आप इन प्रावधानों को देख लो। जैसे एसआरए में पूरा एसआरए है, लेकिन सेक्शन 6 क्या है? सब्सटेंटिव है। वैसे लिमिटेशन में 25, 26, 27 क्या है? सब्सटेंटिव पार्ट है। ठीक है, आगे चलिए। कुछ लाइनें लिख लीजिए इसमें। क्वेश्चन लिखिए, द लिमिटेशन एक्ट बार्ड रेमेडी बट नॉट द राइट। द लिमिटेशन एक्ट बार्ड द रेमेडी बट नॉट द राइट। परिसीमा काल अनुतोष को अनुतोष को अनुतोष को रोकता है। परिसीमा काल अनुतोष को रोकता है, न कि अधिकार को, न कि अधिकार को, न कि अधिकार को। ठीक है, लिखने स्टार्ट कीजिए। इसमें लिखिए, वंस द बार ऑफ लिमिटेशन अप्लाइज, वंस द बार ऑफ लिमिटेशन अप्लाइज, जब एक बार जब एक बार जब एक बार परिसीमा विधि द्वारा परिसीमा विधि द्वारा रोक लगाई जाती है, रोक लगाई जाती है, रोक लगाई जाती है, इट मीन्स राइट टू फाइल द सूट इज लॉस्ट। इट मीन राइट टू फाइल द सूट इज लॉस्ट। इसका अर्थ यह है कि हम एक वाद संस्थित नहीं कर सकते। हम एक वाद संस्थित नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि हम एक वाद संस्थित नहीं कर सकते। बट इट डज नॉट मीन दैट परंतु 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 इसका ये अर्थ नहीं है कि परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि सारवान विधिक अधिकार भी समाप्त हो गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सारवान विधिक अधिकार भी समाप्त हो गया है। इट डज नॉट मीन दैट सब्सटेंटिव लीगल राइट इज ऑल्सो लॉस्ट। सब्सटेंटिव लीगल राइट इज ऑल्सो लॉस्ट। सब्सटेंटिव लीगल राइट इज ऑल्सो लॉस्ट। फुल स्टॉप लगा लिखिए। ये अधिकार एक यह अधिकार एक अपूर्ण अधिकार है। यह अधिकार एक अपूर्ण अधिकार है। दिस राइट इज एन इनपरफेक्ट राइट। यह अधिकार एक अपूर्ण अधिकार है। इट
अधिकार है, इट मीन्स दैट, इसका अर्थ है कि इस अधिकार को प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता। इट मीन्स दैट सच राइट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, इट मीन दैट सच राइट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, इस अधिकार को प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता। फुल स्टॉप करके पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, एक्सेप्शन टू दिस रूल, एक्सेप्शन टू दिस रूल, इस नियम के अपवाद उसमें लिखिए। हाउएवर इन द केस ऑफ, हालांकि धारा 25, 26 और 27 में, हाउएवर इन द केस ऑफ सेक्शन 25, 26 एंड 27, हालांकि धारा 25, 26 और 27 में सारवान विधिक अधिकार भी निर्वापित हो जाएगा, The substantive legal right also get extinguished, Thus in those cases, इसलिए उन मामलों में, thus in those cases, not only remedy is barred, इसलिए इन मामलों में केवल अधिकार ही ऐसे केवल उन मामलों में अनुतोषी निषेध नहीं है, बल्कि अधिकार भी निषेध है। Not only remedy is barred, but also right is barred, और यहाँ पे जो आपका राइट है ना सर, वो कौन सा राइट है? इम्परफेक्ट राइट है, एक अपूर्ण अधिकार है आपका, और अपूर्ण अधिकार को आप क्या नहीं करा सकते? प्रवर्तित नहीं करा सकते, ठीक है ना सर? ये कंडीशन है, लेकिन वहां पे हो सकता है। अब वो कंडीशन हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में नहीं, मतलब पढ़ाऊँ तो मैं भी, और लेकिन नेक्स्ट कुछ कमिंग क्लासेस में उसको देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस हैं कि जहां पर आपका जो राइट है, आपका जो अपूर्ण अधिकार है, इम्परफेक्ट राइट है, वो भी परफेक्ट बन जाएगा। और बहुत ही खूबसूरत प्रावधान है इसके में आपको, क्योंकि ये एक्ट इतना सुंदर बना हुआ है। अब लिखिए, देखिए 2 तरह के कानून होते हैं। क्या होते हैं सर? एक होता है सर लेक्स लोकाई, एक होता है लेक्स फोराई। लेक्स लोकाई, लेक्स फोराई, 2 तरह के कानून होते हैं सर हमारे देश में। एक होता है लॉ ऑफ लोकेशन, मतलब जैसे हमारा ये प्यारा भारत है ना, ठीक है ना सर? ये हमारा प्यारा भारत है, तो मतलब इस भारत के अंदर क्या लगता है? इंडियन पिनल कोड, आईपीसी सब तरफ लगता है। एक होता है सर लॉ ऑफ लोकेशन, इसको बोलते हैं स्थिति की या स्थान की विधि, इस जो भारत की स्थान है, ये जो भारत का स्थान है पूरा, इसमें कौन सी विधि चल रही है, इसको बोलते हैं लेक्स लोकाई, लॉ ऑफ लोकेशन। एक होता है लॉ ऑफ फोरम, न्यायालय की विधि, लॉ ऑफ। तो सर अगर आप इसके एग्जाम्पल लोगे तो भारतीय न्याय संहिता है ना, और कौन कौन से होते हैं सर इसके अंदर? भारतीय न्याय संहिता हो गया, और जैसे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, एक पर्टिकुलर जगह पर ये चीज लग रही है, ठीक है सर? लेकिन अगर आप इसकी बात करोगे
तो इसमें क्या आ जाते हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, लिमिटेशन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सब क्या है सर, परिसीमा काल हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, बीएनएस हो गया, सॉरी बीएनएस क्या, बीएनएसएस हो गया, बीएनएसएस हो गया। तो हमारा जो कानून है लॉ ऑफ लिमिटेशन वो क्या है सर, लेक्स फोराई, ठीक है, न्यायालय की विधि, ये स्थान की विधि, न्यायालय की विधि की हम बात कर रहे थे। आगे चलिए, आगे चलिए, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है ना। 10 मिनट में वी आर स्टार्टिंग, 5 to 10 मिनट्स वी आर स्टार्टिंग विद एसआरए। एसआरए में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू एवरीवन, 10 मिनट में स्टार्ट करते हैं।